आइए दोस्तों, पोचर वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में बताया जाता है कि 1991 में पोचरिंग का काम बहुत ही तेजी से चला करता था। अब क्योंकि उस समय पर ना तो कोई कानून थे और ना ही कोई ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिस वजह से हंटर्स बहुत ही तेजी से पोचरिंग किया करते थे और उनमें सबसे ज्यादा शिकार हाथी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और नई सिक्योरिटी और नए कानून के साथ सब कुछ कंट्रोल में हो गया। और फिर कुछ सालों के बाद 2015 में एक आदमी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंचता है। ये आदमी दरअसल में जंगल की निगरानी करता है। ये आदमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसरों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि जंगल में हाथियों को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा है। मेरे सामने ही 5 हाथियों को मार दिया गया है और जो कर रहा है उस आदमी का नाम राज है। राज दरअसल में 20 साल पहले ये काम किया करता था। सभी को ऐसा लग रहा था कि उसने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन फिर से वो ये काम करने लगा है। और अब ये बातें जो है वो बाहर लीक होने लगी थी, जिस वजह से ऑफिसरों की ड्यूटी जो है वो अब खतरे में है। जिसके बाद हमें माला नाम की फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार है। वो एक इन्फॉर्मर से मिलती है जिसका नाम हरीश है और हरीश यहाँ पर माला को बताता है कि जंगल में हाथियों को बेरहमी से मारा जा रहा है और जो आदमी मार रहा है उसका नाम राज है। वैसे तो अखबार में सिर्फ 5 हाथियों की जान के बारे में लिखा है, लेकिन 18 से ज्यादा हाथी मारे जा चुके हैं। माला को भी ऐसा ही लग रहा था कि राज ने ये सारे काम छोड़ दिए हैं, लेकिन राज अभी भी ये सारे काम कर रहा है। जिसके बाद माला त्रिवेंद्रम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करती है, जो कि राज को ढूंढने का काम कर रहे थे। वो उससे पूछती है कि क्या उन्हें राज मिला, लेकिन यहाँ पर वो आदमी साफ मना कर देता है माला से कि राज उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो उसके घर पर रेड मारने गए थे, लेकिन वो पहले ही वहां से जा चुका था। जबकि इन्हीं के डिपार्टमेंट में से किसी ने राज को खबर दे दी थी कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है, जिस वजह से राज यहाँ से पहले ही भाग गया। अब सारा इल्जाम जो है वो यहाँ के डीएफओ के ऊपर आता है, मतलब कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। अब क्योंकि वो सारे हाथी इसी की निगरानी में थे, इसी वजह से उसके ऊपर एक कमेटी बैठ जाती है और उसे बताया जाता है कि अब ये सारी न्यूज जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है और कई जगह आर्टिकल भी छप चुके हैं और अब तुम ये नौकरी बचाना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हालत में ये केस सॉल्व करना होगा, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन नील बनर्जी चाहता है कि वो ये केस खुद संभाले, क्योंकि उसे मालूम है कि इस केस के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इसमें वो किसी को भी अटकाना नहीं चाहता है। इसलिए वो माला के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस केस में मदद लेना चाहता हूँ। नील को बहुत अच्छे से मालूम है कि माला एक ईमानदार ऑफिसर है और अगर वो इस टीम में रहेगी तो वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेगा। इसलिए नील जो है वो माला को तुरंत ही अपने पास बुलाता है और इस केस के बारे में बताना शुरू करता है। नील यहाँ पर माला को मॉरिस फिन के बारे में बताता है, लेकिन माला तो मॉरिस फिन के बारे में पहले से ही जानती है। नील उसे बताता है कि मॉरिस फिन जो है वो हाथी के दांतों को नकाशी कर कर बाहर स्मगल करता है। तो मॉरिस फिन इस तरह से कई सारे दांतों को सप्लाई करने का काम तो करता है, लेकिन उनकी मेन कड़ी जो है वो राज है, क्योंकि राज ही ये सब कुछ संभालता है। और अब क्योंकि राज अपनी जगह से भाग चुका है, इसलिए राज तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले मॉरिस फिन तक पहुंचना होगा। और हाल ही में त्रिवेंद्रम की डीएफओ डीना ने यहाँ पर मॉरिस फिन के बारे में पता कर लिया है कि उसका घर कहाँ पर है। जिसके बाद सीन जो है वो त्रिवेंद्रम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर की डीएफओ डीना जो है वो तुरंत ही मॉरिस फिन के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर की उसकी पत्नी और उसकी माँ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। इसलिए डीना जो है वो मॉरिस फिन की वाइफ को अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद हम जोसेफ एलन को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर के रूप में एक हॉस्पिटल में था। दरअसल उसे एक केस के लिए बुलाया गया था। हाल ही में एक आदमी को सांप ने काट खाया है और जोसेफ एलन जो है वो स्नेक एक्सपर्ट है। तो एलन यहाँ पर डॉक्टर को बता देता है कि वो एकदम सही तरह से इलाज कर रहे हैं, ये आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे सीन शिफ्ट होता है मॉरिस फिन की तरफ, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पर पहुंच चुका था। उसकी मुलाकात होती है डीना से। डीना को ऐसा लग रहा था कि मॉरिस फिन यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉरिस फिन तो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि डीना ने उसकी पत्नी को यहाँ पर लेकर आ गई थी और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डीना का पति आ जाता है, जो कि खाना लेकर आया था। और थोड़ी देर में मॉरिस फिन का वकील भी यहाँ पर पहुंच चुका था। लेकिन डीना यहाँ पर मॉरिस फिन से वो सब कुछ उगलवा लेती है जो कि वो जानना चाहती थी। मॉरिस फिन बता देता है कि वो सिर्फ हाथी के दांतों पर नकाशी करने का काम करता है और फिर वो उन्हें दिल्ली भेज देता है, और जहाँ पर नकाशी करने का काम चलता है वो उस जगह का नाम भी बता देता है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि जोसेफ एलन दरअसल में एक डॉक्टर नहीं है, वो बस एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, हालांकि वो एक स्नैक एक्सपर्ट भी है। तो यहाँ पर माला जो है वो एलन के पास कॉल करती है, क्योंकि यहाँ पर माला को
और डेटा को इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अब क्योंकि एलन एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, इसलिए वो सब कुछ समझता है। उसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, इसलिए वो उसकी जुगाड़ भी कर लेता है, जो कि कुछ पैसों में मिलने वाला था। लेकिन वो लोग यहाँ पर एलन को फ्री में ही दे देते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि पोचर करने वाले जल्द से जल्द पकड़े जाएं। जिसके बाद एलन एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि केरला में ही पोचर करने वाले लोगों को रोकता था। वो बताता है कि पोचर करने वालों की एक बहुत ही बड़ी गैंग होती है। वो लोग किसी भी आर्म डीलर से कम नहीं होते हैं। मैंने कई तरह के ऐसे केस देखे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे, और वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम एलन को नील बनर्जी के पास देखते हैं। यहाँ पर नील बनर्जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि एलन उनके काम का बंदा है। उन्हें मालूम है कि एलन एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो डेटा को एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो नील यहाँ पर एलन को सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना। जिसके बाद त्रिवेंद्रम की डीएफओ डीना ने मॉरिस फिन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर कि हाथी की दांतों पर नक्काशी की जाती है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद डीना को ये बात भी मालूम चलती है कि यहाँ पर हाथी की दांतों से मूर्तियां भी बनाई जाती है। अब आगे हम एक औरत को देखते हैं जो कि एलन के पास कॉल करती है, और हमें यहाँ पर ये मालूम चलता है कि दरअसल में ये औरत जो है वो एलन की वाइफ है, और अक्सर एलन का कम ही यहाँ पर आना जाना होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही एलन जो है वो माला के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर एलन जैसे ही पहुंचता है तो माला को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक फॉरेस्ट की डिग्री के द्वारा ये काम इतना आसान तो नहीं था। ये काम तो जरूर एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही संभाल सकता है। तो यहाँ पर एलन उसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है और कहता है ये सॉफ्टवेयर हमें कॉल डिटेल्स के बारे में आसानी से सब कुछ बता सकता है। राज के पास कितने कॉल गए और कितने कॉल आए, हमें ये सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। और सबसे ज्यादा राज के पास कौन कॉल करता है ये भी हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। ये लोग बात ही कर ही रहे होते हैं कि तभी माला के पास उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है हरीश का, और हरीश उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो कि राज का बहुत ही खास आदमी है। इसलिए माला जो है वो उस आदमी के बारे में पता करने के लिए जाने लगती है। और जिस गांव में वो आदमी रहता है उसी गांव में उसका एक दोस्त रहता है जो कि हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सस्पेंड हुआ है। लेकिन उस आदमी के बारे में उसे सब कुछ जानना था, इसलिए वो उस आदमी की मदद ले लेती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड किशोर कुमार जो है वो डीना को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट दरअसल में क्रिस फिन ने की है। क्रिस फिन ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि तुमने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया है। लेकिन तभी डीना उन्हें क्रिस फिन की बताई हुई जगह पर से जो हाथी के दांतों से बनी मूर्ति मिली है वो उन्हें बताने लगती है और कहती है कि हमें वहां से जाकर पता चला है कि 18 हाथी नहीं बल्कि उससे ज्यादा हाथी की जानें गई हैं। माला जब अपने घर पहुंचती है तो हम यहाँ पर उसकी माँ से बात करता हुआ देख पाते हैं, और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में माला के पिता जो है वो एक पोचर थे और वो भी हाथियों को मारने का काम किया करते थे। लेकिन ये बात माला को हाल ही में पता चली है और वो अपने पिता से अब नफरत करती है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। जिसके बाद माला रात को अपने सस्पेंडेड दोस्त विजय से मिलती है, जो कि फोया के बारे में यहाँ पर बताने वाला था, जो कि राज का सबसे खास आदमी है। विजय चाह रहा है कि उसकी ड्यूटी उसे वापस मिल जाए, जिस वजह से वो माला से रिक्वेस्ट करता है कि वो बड़े अधिकारी से बात करे। लेकिन माला बताती है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी विजय यहाँ पर माला की मदद करने के लिए मान जाता है। वो यहाँ पर मैथ्यू नाम के एक आदमी से मदद लेते हैं और फोया के पूरे परिवार के बारे में पता कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग फोया के घर से थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर कि वो देखते हैं कि उस दिहाड़ी के लिए जाने वाले मजदूर जो है वो रोज एक ट्रक में बैठकर जाते हैं, और इसी का फायदा उठाकर वो लोग भी फोया के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो मजदूर की तलाशी कर रहे थे। तो विजय उनसे कहता है कि उन्हें एक दिन की दिहाड़ी 1000 रुपए मिलेगी। जितने भी लोग तुम्हारे पास है उन सभी को लेकर बस स्टैंड आ जाना। दूसरी तरफ हम नील बनर्जी को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल आए हुए थे, जहाँ पर कि हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है वो नील बनर्जी को बताते हैं कि उनकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, इसलिए अब उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना चाहिए। अब ये रिपोर्ट किस चीज की है ये हमें थोड़ी देर में मालूम चलेगा। दूसरी तरफ प्लानिंग के मुताबिक फोया के घर से सभी लोग उस ट्रक में बैठने लगते हैं और दिहाड़ी के लिए जाने लगते हैं। उनका प्लान दरअसल में ये था कि फोया के घर से ये सारे लोगों को निकालने के बाद वो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम को यहाँ पर भेजेंगे और फोया की तलाशी करेंगे। तो ऐसा ही होता है, एक जीप यहाँ पर फोया के घर पर रुकती है और वो फोया के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। इसलिए वो उन सारे मजदूरों को बीच जंगल में रोकते हैं और उनसे फोया के बारे में पूछते हैं।
लेकिन वो लोग उन्हें बताते हैं कि फोइया हमें बहुत दिनों से नहीं मिला है, वो कई दिनों से गायब है। ये सुनने के बाद माला पूरी तरह से उदास हो जाती है और वापस अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर कि एलन उसे बताता है कि इतने टाइम में उसने सब कुछ पता कर लिया है कि राज के पास कितने कॉल आते हैं और कितने कॉल जाते हैं, और सेल टॉवर के द्वारा उसने ये भी पता कर लिया था कि ये कॉल जो है वो किस जगह से आ रहे हैं और कौन राज के पास कितनी बार कॉल करता है। ये सब कुछ अब एलन के पास जानकारी थी, और अब उसे ये भी मालूम है कि राज के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने अपनी सिम को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन एक सिम हाल ही में एक्टिवेट हुआ है और उसी के बारे में अब वो पता करने लगते हैं। और अब उस एक्टिवेट नंबर वाले पर वो कॉल करते हैं, लेकिन वो खुद कॉल नहीं करते हैं, जबकि वो किसी और से करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर एलन अपनी दिल्ली वाली एक दोस्त से मदद लेता है और वो उस नंबर पर कॉल करवाता है, और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में वो नंबर राज की बहन का है और वो दरअसल में केरला की एक छोटी सी जगह पर रहते हैं। तो एलन और माला जो है वो उस जगह पर पहुंच चुके थे और उनके साथ क्रिस्पिन भी मौजूद था। क्रिस्पिन उनसे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि उसकी बहन यहाँ पर रहती है, लेकिन राज यहाँ पर भी नहीं था। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि नील और माला को राज और एक अनजान घर के बारे में मालूम चला है, जहाँ पर कि राज रहता है। राज का अक्सर उनके घर पर आना जाना रहता है, इसलिए नील चाहता है कि वो आज रात उनके घर पर छापा मारे और उनके घर के जितने भी सदस्य उन सभी को उठाकर ले आए। अब बहुत दिनों के बाद एलन अपने घर पर जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी फैमिली से मिलता है। एलन का अपने घर पर आना जाना बहुत ही कम होता है, वो दिल्ली में रहता है और उसकी पूरी फैमिली केरला में रहती है। एलन का एक छोटा बेटा भी है और उसका पूरा घरबार जो है वो उसकी बीबी ही संभालती है, और इसी वजह से उसकी बीबी कभी कभी एलन से नाराज भी होती है क्योंकि उसका कम ही आना जाना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील सर की रिपोर्ट आ चुकी थी और उन्हें बताया गया कि उन्हें लंग कैंसर है, और इसी वजह से अब उनके पास बहुत कम समय भी है। और नील सर ने ये बात जो है अपनी फैमिली को नहीं बताई है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी तक को ये बात नहीं बताई है। अब रात होते ही सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं, जिनमें माला और एलन साथ में थे। यहाँ पर एलन ने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया है और रात होते ही चुपचाप वो माला के साथ नील सर के पास आ जाता है, जहाँ पर की एक पूरी की पूरी टीम इकट्ठी होती है। नील सर सभी को बताते हैं कि हम 2 घर पर छापे मारने वाले हैं, एक तो यहाँ पर राज की बहन के घर पर, तो दूसरा एक अनजान घर पर जहाँ पर कि राज का अक्सर आना जाना होता है। और वो लोग 2 टीम में बट जाते हैं। माला और एलन जो है वो सुनसान घर में छापा मारने वाले हैं, तो नील सर जो है वो उसकी बहन के घर पर। तो माला जैसे अंदर घुसती है तो वहां पर उन्हें एक औरत और एक आदमी मिलता है। यहाँ पर पता चलता है उनके रिश्ते के बारे में। तो माला उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा राज से रिश्ता क्या है। तो वो आदमी बताता है कि मेरी औरत का राज के साथ अफेयर है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, जिसके बारे में वो औरत भी माला को सब कुछ बता देती है कि राज को वो पसंद करती है। इस औरत के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा जो है वो राज का है। इसके बाद माला उससे कुछ और क्वेश्चंस पूछती है और फिर नील सर को सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और नील सर के द्वारा यहाँ पर माला को मालूम चलता है कि राज के बहन के घर पर उसकी बहन और बहनों ही मौजूद थे, उसका भांजा भी यहाँ पर मौजूद नहीं था और राज का भी अक्सर यहाँ पर कम ही आना जाना होता है। तभी उनके पास सरपंच का कॉल आता है। माला कॉल उठाती है और उसे मालूम चलता है कि सरपंच के घर पर राज का भांजा मौजूद है और वो खुद को सरेंडर करना चाहता है, इसलिए माला अकेले ही पहुंच जाती है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर नील और एलन भी मौजूद थे, जो कि उसकी रक्षा कर रहे थे। यहाँ पर माला जो है वो राज के भांजे को अपने साथ ले आती है और पूछती है कि आखिर तुमने सरेंडर क्यों किया, जिस पर कि उसका भांजा बताता है कि वो यूके में जॉब करने के लिए जा रहा है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो। और राज का भांजा राज के बारे में भी बता देता है कि राज जो है वो मगदू नाम की एक जगह पर मौजूद है और वो गोवा और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मौजूद है। और वो ये भी बता देता है कि वो कल सुबह जो है वो केरला के लिए निकल रहा है, जिसकी ट्रेन की टिकट जो है वो उसके लैपटॉप में है। तो एलन और नील उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसकी टिकट को चेक करते हैं कि वो किस ट्रेन से आ रहा है और किस समय पर आ रहा है। अगली सुबह वो एक टीम को स्टेशन पर पहुंचाते हैं, जहां पर कि ट्रेन में घुसने के बाद वो चेकिंग करना शुरू करते हैं और राज को खोजना शुरू करते हैं। वो ट्रेन में सभी जगह चेक करते हैं, लेकिन राज उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि राज ट्रेन में चढ़ा ही ना हो, जिस बात से पुलिस वालों को भी अब शक हो रहा था। इसलिए नील जो है वो मगदू के एसएचओ के पास कॉल करता है
और उनसे राज के बारे में पूछता है और एक टीम जो है वो राज के घर पर भेजने को भी कहते हैं। जैसे ही एसएचओ की पूरी टीम वहां पहुंचती है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं और थर्ड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि राज ने अपने ही घर में पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली है, जिस वजह से उसकी जान चली गई है। तब उसकी बॉडी को नीचे उतारा जाता है जहाँ पर कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। जिसके बाद नील को जब ये खबर मिलती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। माला भी ये खबर सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उन्हें इसे एग्जामिनेशन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, जिस वजह से वो नील सर से परमिशन भी मांगती है। तो नील सर यहाँ पर माला को परमिशन भी दे देते हैं, जिसके बाद माला बिना देर किए हुए यहाँ से निकल पड़ती है डायरेक्ट मगदू के लिए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एलन जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी उसके बच्चे की और यहाँ पर एलन नहीं पहुंच पाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं माला को, जो कि मगदू के लिए निकल चुकी थी और वो थोड़ी देर के बाद मगदू पहुंच चुकी थी। यहाँ पर राज के घर पर एक काम करने वाला माला से मिलता है तो माला उसे बताती है कि वो राज की भांजी है और मुझे उसके घर पर ले चलो। तब वो आदमी माला को राज के घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील सर जो है वो खून की उल्टी करते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि नील सर की हालत जो है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी भी वो ये बात किसी को भी नहीं बताते हैं। और यहाँ एलन और उसकी वाइफ के बीच में संबंध जो है वो थोड़े थोड़े बिगड़ने लगे थे, क्योंकि एलन की वाइफ कहती है कि एलन अब उसे समय नहीं देता है, ना ही उसके बच्चे को देता है, जिसके लिए एलन उससे कहता है कि आज रात 12 बजे बिल्कुल रेडी रहना, मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर ले जाऊंगा, तब तक के लिए चुप रहना। अब माला राज के घर पर पहुंच चुकी थी। वो लड़का जो है वो माला को सारी जगह दिखाता है जहां पर कि राज की जान गई थी, वो जगह भी दिखाता है। वो बताता है कि इसी पेड़ से लटक कर राज ने खुद को फांसी लगाई थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि राज फांसी नहीं लगा सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दिलेर आदमी है और उसके पास कुछ सबूत भी है, जैसे कि उसके पैर के मोजे जो है वो बिल्कुल सफेद है, मतलब कि वो बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं। और राज ने जिस डाली से लटक कर खुद को फांसी लगाई है वो डाली भी बहुत कमजोर है। अगर राज शुरुआत में कुछ भी तड़फड़ाया होगा तो वो डाली टूटकर अब तक गिर चुकी होती, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और माला को भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए वो शहर के एसएचओ के पास जाती है जहाँ पर कि वो जो है वो राज की डेड बॉडी को देखना चाहती थी। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर माला को राज की डेड बॉडी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तो सुसाइड ही है, क्योंकि उसकी गर्दन पर एक ही निशान है और वो निशान जो है वो रस्सी का है, जिससे मालूम चलता है कि उसने सुसाइड ही किया था। लेकिन माला कहती है कि हमें इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए, लेकिन एसएचओ इससे साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर केस है, उसने सुसाइड किया था। लेकिन यहाँ पर एसएचओ उसे खरीदने की बात कहता है और कहता है कि तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। पर ये सुनने के बाद तो माला पूरी तरह से भड़क जाती है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि एसएचओ रिश्वतखोर है। तब वो यहाँ से वापस आने लगती है। वापस आते समय वो बाबू के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मैं माला को पोइया के बारे में मालूम करना था। पोइया दरअसल में राज के साथ काम करने वाला एक खास आदमी है, जिसके कारण बाबू उसी घर पर जाता है जहाँ पर कि पोइया रहता है और इस घर में बाबू पहले भी आ चुका है। यहाँ पर वो आदमी आता है तो बाबू से कहता है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस मुझे एक पोइया को मैसेज देना था और कहना था कि उसकी जान खतरे में है। तब यहाँ पर वो आदमी पोइया के बारे में सब कुछ बता देता है और बाबू ये सारी बात जो है वो माला को बता देता है, जिसके बाद वो लोग पोइया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें मालूम चल गया है कि अब पोइया कहाँ पर रहता है। उन्हें पोइया को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो राज का एकदम खास आदमी था। अगर वो मिल जाता है तो ये केस फिर से ओपन हो सकता है और वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पोइया सड़क पर नजर आता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तब माला और बाबू बिना देर किए यहाँ पर पोइया को अपनी वैन में घुसा लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर कि माला उससे अकेले पूछताछ करना चाहती थी, इसलिए वो बाबू को कमरे से बाहर जाने को कहती है। लेकिन बाबू कहता है कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन माला कहती है कि वो उसे अकेले ही हैंडल कर लेगी, जिसके बाद माला उससे पूछताछ करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन अपनी वाइफ को रात को 12 बजे एक जगह पर ले जाता है और वो जगह ये थी कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर एलन अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि वो किन के लिए काम करता है और वो किन के लोगों से लड़ रहा है और वो तुम्हारी भी रक्षा कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो अपनी फैमिली को सामने लाए क्योंकि वो खुद पीछे रहकर काम कर रहा है ताकि वो सबकी रक्षा कर सके। ये सुनने के बाद एलन की बीबी को एलन के ऊपर गर्व महसूस होता है और वो एलन को सपोर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ माला यहाँ पर पोइया से पूछताछ करती है और राज के बारे में पूछती है
तो यहाँ पर पोइया बताता है कि बहुत दिनों से पोइया से कोई भी मुलाकात नहीं हुई है और वो यहाँ पर एक चेयर से अपने हाथ में कील भी निकाल लेता है और उसे फिर से वैन में बिठाकर माला जो है वो वापस छोड़ने के लिए जाने लगती है और बाहर माला बाबू को बताती है कि उसे ने जो कुछ बताना था उसने बता दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पोइया उसी छोटी कील से अपने गले पर वार करने लगता है और खुद की जान लेने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ छोटी मोटी चोट आई थी, उसकी जान नहीं गई थी। लेकिन ये देखकर माला पूरी तरह से घबरा जाती है। वो डायरेक्ट अपनी माँ के पास कॉल करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पोइया इस कील से मुझे भी मार सकता था, जिस वजह से डर के कारण वो अपनी माँ के पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.